प्लीज़ आप में से कोई कंफर्म कर दें। ओके, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि सर ने आपको इंट्रोडक्शन तो मेरा बता दिया है। आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड सीएसएस स्पेशल एग्जाम एंड आई एम एलोकेटेड टू द इंफॉर्मेशन ग्रुप। और एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, तो एंथ्रोपोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन। क्योंकि आप ये देखें कि जैसे सर ने बताया कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड ओवरऑल बहुत अच्छा है। और अगर आप देखें कि इसको कंपेयर किया जाए विद सोशियोलॉजी, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि या तो वो सोशियोलॉजी ऑप्ट करें या फिर वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करें। तो अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड चेक करें तो सोशियोलॉजी में इवन जो बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट्स जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनका भी हार्डली 50 या 51 स्कोर होता है। लेकिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का स्कोरिंग ट्रेंड चेक करें तो इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है, जो कि आपकी फाइनल एलोकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि जब आप इंशाल्लाह आगे जाकर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जस्ट एक एक नंबर से अम, कोई एक-एक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस, अच्छा जो भी हैं वो आपके एंड में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसमें एंड में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूँगी। तो काइंडली आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी कंसर्न्स हैं उनको नोट डाउन करते जाएँ, और एंड में हम एक प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टूवर्ड्स द डिटेल्स, मैं आपसे ये बता रही थी कि एक-एक नंबर से ही आपका जो मेरिट नंबर है वो चेंज हो रहा होता है। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट रख रहे हैं जो कि आपको बाकी कैंडिडेट्स की कंपैरिज़न में कोई 30 या 25 मार्क्स का एज दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए मैं कहूँगी कि एक ब्लेसिंग होती है। अब मैंने एक शॉर्ट सी एक थोड़ा-सा पावर पॉइंट भी बनाई हुई है, जो कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। एक्चुअली आज मेरा जो लैपटॉप है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, इस वज़ह से मैं अपने फ़ोन से ऑनलाइन हूँ। तो आप मुझे कोई बच्चा ये मैसेज करके बता दे कि आपको मेरी स्क्रीन विज़िबल है? ओके, थैंक यू फ़ातिमा। अच्छा, चलें अब हम अपना फ़ॉर्मली सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो मेरा आपने देख लिया है, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़ एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट टू स्कोर वेरी वेल इन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, आई बिलीव कि ये अप्रोच आपकी ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ ही नहीं, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ होनी चाहिए, दैट यू शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आप में तब कब कब आता है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, आपको राइट डायरेक्शन पता होती है, आपको पता होता है कि आपने किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर करना है, किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आपकी क्या होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आप देखें कि सीएसएस जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पेपर इस तरह से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करें कि उसको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। हर चीज़ उसके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, उसे पता हो कि इस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं और ये वाक़ई में पढ़ के आया है। तो इस तरह से आप आपके हर सब्जेक्ट की तरफ यही अप्रोच होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर क्वालिफ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफ़ाई करेंगे। अब कमिंग टूवर्ड्स द मेन क्वेश्चन कि व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सर अल्ताफ टोल्ड कि इसमें इस सब्जेक्ट में सेचुरेशन बहुत कम है। अच्छा, इसका मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई हैव अपीयर्ड इन आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स ऑफ माय सीएसएस। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो थी वो सीएसएस 2023 था, जिसमें मैंने ये अटेम्प्ट दी थी, और उसमें आप देखें कि इन माय हॉल टोटल 20 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया हुआ था। और ये आपको बहुत ज़्यादा एज तो सबसे ज़्यादा इसी जगह पे मिल जाता है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो जिसमें स्टूडेंट्स का अपीयर होने का रेशो ही बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जब जिस सब्जेक्ट में सैचुरेशन कम होती है, कम लोग ऑप्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी रह जाती है। सेकेंडली, जब मैंने स्पेशल सीएसएस का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें पूरे हॉल में हार्डली कोई 8 या 5 कैंडिडेट्स थे रफली, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के थे, और रिमेनिंग जो लोग थे वो सोशियोलॉजी की तरफ थे। असल में लोग मोस्टली हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। वो इसके नाम सुन के ही ज़रा डर जाते हैं कि अच्छा, इसमें पता नहीं क्या होगा, इसमें कैसे हम अपनी नो हाउ डेवलप करेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत लेस कॉमन है। और दूसरा ये कि अगर जैसे हमारी सोसाइटी में मोस्टली ट्रेंड है कि लोग एकेडमीज़ की तरफ जाते हैं और वहाँ से प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आप किसी भी प्रोमिनेंट एकेडमी को देख लो, फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप वर्ल्ड टाइम्स देख लो, या फिर आप किसी भी एकेडमी को देख लो, तो बहुत कम एकेडमीज़ ऐसी हैं जो कि ये सब्जेक्ट आपको ऑफ़र कर रही हैं।
तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि बहुत कम स्टूडेंट्स जो है वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिकली डायरेक्शन ही नहीं पता होती कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ, किस तरह से जॉइन करें। और अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे हम आते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स इस सब्जेक्ट के कैसे हैं, तो बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे रिसर्च मेथड्स होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि जैसे रिसर्च टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव होती हैं, क्वालिटेटिव होती हैं, डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, जैसे हम क्वेश्चनियर्स के थ्रू या फिर सर्वेस के थ्रू इस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं इसमें, ठीक है? ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेबी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करें और इंशाल्लाह आप करेंगे। और दूसरा फिर आप देखें कि कल्चर्स कल्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है। फिर डिफरेंट थेरिस्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे मेलानोव्स्की है, फ्रांस बोस है, मार्गरेट मीड है। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ थेरिस्ट हैं जिन्होंने अपने-अपने व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन चीज़ों को आप कवर करते हैं। फिर इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी है, ये चीज़ें आप कवर करते हैं। फिर जैसे अब देखें आजकल इवन हमारी सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड है रूरल अर्बन माइग्रेशन का, कि लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिर अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन करते हैं तो उसके क्या पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं, अगर वो करते हैं तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये मेजर मेजर की पॉइंट्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट का एरिया है। अब देखें ये बताने में ही कितने ईज़ी हैं, तो ये पढ़ने में उससे भी ज़्यादा ईज़ी हैं। फिर इस तरह से एक रिलिजन बहुत की कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट का। रिलिजन में इस तरह से होता है कि जैसे हम मुस्लिम्स हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम फॉलो करते हैं कि हमारा अल्लाह ताला पे बिलीव है, तो ये हमारा रिलिजन हो गया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं चाइनीज़ में एक अलग तरह का स्कूल ऑफ थॉट है, फिर क्रिश्चियनिटी का एक अलग तरह का है, तो डिफरेंट रिलिजन्स का कंपैरिज़न। और पेपर में हर क्वेश्चन जो है मोस्टली अगर प्रीवियस आप देखें तो एक क्वेश्चन जो है वो रिलिजन में से ज़रूर आता है। इसी तरह फिर फैमिली के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आफ्टर मैरिज कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि मैरिड कपल जो है वो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप होता है, यानी वो अकेले रहते हैं विदाउट देयर इन लॉज। कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि वो मैटरनल फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं, वाइफ की फैमिली के साथ। और कुछ में ऐसा होता है कि हस्बैंड की फैमिली के साथ आप शिफ्ट कर सकते हो। फिर इसी तरह ब्राइड प्राइस का कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल मैं आपको रैंडमली नाम बताती जा रही हूँ जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। और ये इस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप देख लें कि बताने में कितने ईजी हैं, तो ये कवर करने में भी उतने ही ज़्यादा ईज़ी हैं। फिर आप ये देखें कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसका मैं कंपैरिज़न आपको इस तरह से बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईआर आपका मेजर सब्जेक्ट है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि मेरा भी था। तो आईआर में आप देखें कि आपको प्रिपरेशन में कितना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, उसकी थ्योरीज़ प्रिपेयर करना, इन डेप्थ उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, फिर उसकी डिफरेंट बुक्स के साथ कंसल्ट करना। वो इस सब में ना आपको हार्डली 1 मंथ तो कहीं नहीं गया ना आपका कि आपने आईआर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंथ्रोपोलॉजी थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर आप 7 डेज़ में इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको जितने भी हमारे वीकली बेसिस पे सेशंस होंगे, एट द एंड ऑफ ईच सेशन मैं आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जी आपने इस बुक में इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक पढ़ना है। फिर इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल ऐसा है इन केस जो कि स्टूडेंट्स ग्रास्प नहीं कर पा रहे, तो यूट्यूब की वीडियोज़, लिंक्स वगैरह शेयर कर दूँगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। फिर एमसीक्यूज़ आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और बहुत कैंडिडेट्स को मैंने नोटिस किया है कि व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन तो वो अपने रिटन पे तो बिल्कुल जान मार देते हैं और कंप्लीट उनका फोकस जो है वो अपनी रिटन प्रिपरेशन पर होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज़ तो वो हेजिटेट करते हैं। और दूसरा ये कि वो इस एमसीक्यूज़ की चीज़ को बिल्कुल एंड पे रख देते हैं। लेकिन आई वुड से कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके सॉलिड 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है? और अगर आपने ये बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप अगर देखें कि 18 मार्क्स तो आपको डायरेक्टली यहाँ से एमसीक्यूज़ से ही मिल जाते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी बात ये है कि इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। मेनली इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि किस तरह के होते हैं। लाइक इनका कॉन्सेप्ट है एक एंथ्रोपोलॉजी में एथनोसेंट्रिसिज्म।
तो ये इस तरह का एमसीक्यू आ जाएगा, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस बोआज़ है तो उसने कौन-सी बुक्स लिखी हैं, ऑथर नेम के बारे में बुक आ जाएगा, या फिर बुक्स के नेम के ऊपर आ जाएगा। इस तरह के इसके एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि अगर आपको किसी ने प्रॉपर्ली गाइड किया है, अगर थॉरली लेक्चर प्रिपेयर किया है और प्रेज़ेंट किया है, तो वो आपके विद लेक्चर्स ही सारे एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर होते जाएँगे। मोरओवर जब मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूँगी, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ग्लॉसरी का एक सेक्शन होता है। तो जब आप चैप्टर से गो थ्रू करें तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो थ्रू द ग्लॉसरी सेक्शन एज़ वेल, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप इन द फॉर्म ऑफ अ समरी यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड। तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो रिफाइन होती जाती है, क्योंकि एट द एंड आपके पास हर वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार बुक पढ़ें। तो बुक में से आपने जो की मेन चंक्स हैं वो वहाँ से उठा लेने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने, और फिर ग्लॉसरी को आप एज अ रिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि ये मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि ओवरऑल इस सब्जेक्ट का स्कोर बहुत हाई है, एंड माय पर्सनल स्कोर इज़ 79। तो और फिर आप ये देखें कि ईज़ी टू प्रिडिक्ट है, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स उठाकर देखें, तो हार्डली कोई ऐसा ईयर आया होगा। अब जैसे आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने ये वर्ड्स ज़रूर सुना होगा कि जी एक सब्जेक्ट हिट हो गया है। तो हिट होना बेसिकली क्या होता है कि आपका उस साल आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ आया है, कि जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फिर क्लियर कर पाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यूएस हिस्ट्री, इनका साइक्लिकल पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल एक साल हिट हो जाता है तो अगले साल बहुत ईजी आ जाता है, एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को उठाकर देखें, तो इसका ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक अच्छी किस्म की इसकी प्रोफाइल आ रही है, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब्जेक्ट हिट हो जाए, या इन केस अगर थोड़ा सा टफ आता भी है तो वो ऐसा टफ नहीं आता कि आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, तो इवन अगर पेपर हिट भी हो जाता है, तो भी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल बिलीफ एक सीएसएस से रिलेटेड ये भी है कि सीएसएस में 50% आपका हार्ड वर्क होता है और रिमेनिंग 50% आपकी लक होती है। तो ये जो लक फैक्टर है, ये टोटली आपकी किस्मत पे डिपेंड कर रहा होता है कि जी आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा। हम तो सिर्फ़ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर्स, और कोई भी एग्ज़ैक्टली आपको ये नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम में उस साल क्या आएगा, वो तो एग्ज़ामिनर को ही पता होगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक सब्जेक्ट को ओवरऑल अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये सारी सिनेरियो इन सब की रीज़न्स को सामने रखते हुए, you should definitely opt for that subject, and you will not regret this decision later on. Now, coming towards the key features that I will offer in this course. Course में first of all, it will be a 8 week course, और 8 weeks में वीकली बेसिस पर देयर वुड बी 2 सेशंस, और 2 सेशंस में ईच सेशन वुड बी अराउंड 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड या बहुत टफ किस्म के लेक्चर नहीं होता कि वो इतनी देर में भी कवर हो सकता है। और दूसरा ये कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो एफपीएससी वेबसाइट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन करके देखें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन द लास्ट स्लाइड मैंने आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स और कुछ एरियाज़ एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर-ऊपर से उनकी हाइलाइट्स बताई थी कि जी ये होते हैं, ये होते हैं। अगर आप अभी एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पे ओपन करें, तो आपको ये सब टर्म्स नज़र आ रही होंगी कि अच्छा जी इस तरह से सिलेबस का ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। जब आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैंने ये एरियाज़ कवर कर लिए हैं, ये मेरे रहते हैं। बट इन केस यू आर जॉइनिंग समवन सेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मेंटोर की होती है कि वो आपको कंप्लीटली सिलेबस कवर कराएँ, और कोई भी आपका एरिया जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। लेटर ऑन एक चीज़ जो कि कैंडिडेट्स जिससे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं और हेजिटेट करते हैं, कि उनको होता है कि थ्योरीज़ पे उनकी प्रॉपर ग्रिप नहीं है, प्रॉपर उनको थ्योरिस्ट का आइडिया नहीं है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो डेफ़िनेटली हम जब आप ये सेशन जॉइन करेंगे, तो हम कंप्लीट हर सेशन में सारे एक सेशन हमारा टोटली ऐसा होगा जिसमें हम सिर्फ थ्योरिस्ट को डिस्कस करेंगे, उनका वर्क डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो बुक्स उन्होंने राइट डाउन की हैं। तो ये हमारा एक लेक्चर टोटली इसके लिए डेडिकेटेड होगा, और उसके अलावा रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, एफपीएससी के अगर अगेन आप वेबसाइट पर जाएँ, तो वहाँ पर जब आप सिलेबस के नीचे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो वहाँ पर आपको बताया होता है कि एफपीएससी की कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं।
तो मैंने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने 2 बुक्स को फ़ॉलो किया था, एक हैवीलैंड की थी और दूसरी कॉनरेड की थी। और ये बुक्स मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में हैं, व्हेन यू विल जॉइन माय सेशन तो मैं ये बुक्स आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। और इस बुक्स की बेसिस पर ही मैंने अपने जो भी प्रिपरेशन की थी, वो सब की थी। इन्हीं बुक्स में से मैं आपको जब हर सेशन के एंड पर बताऊँगी कि आपने कौन से पेजेज़ रीड करने हैं और कौन से पेजेज़ आज के आज के लेक्चर से रेलेवेंट हैं। तो वो आपका काफ़ी हद तक वो काम वहाँ से भी कट डाउन हो जाएगा और आपको वो मेहनत आपकी स्किप हो जाएगी कि जी आपने बुक खोल के और फिर सारा कुछ देखना है सॉरी और फिर आपने रीडिंग के लिए मटेरियल निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा और दूसरा ये कि एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर के वीडियोज़ आई वुड प्रोवाइड यू वीडियोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्राइट प्राइस कॉन्सेप्ट। तो इस पे एक यूट्यूब की वीडियो है जो कि मैंने पर्सनली खुद भी देखी थी। आई कैन शेयर इट विद यू गाइज़ एज़ वेल। तो ये बस जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिए, इस तरह की और भी रेलेवेंट वीडियोज़ हो सकती हैं, जो कि आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं, नोट्स मेकिंग में ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नोट्स मेकिंग टिप्स आपको दी जाएँगी। बहुत से कैंडिडेट्स का ये इशू होता है कि उनको ना ये होता है कि आपको स्पून फीडिंग की जाए कि या वो इस चक्कर में हों कि आपको ना कहीं से किसी के नोट्स मिल जाएँ और आप वो नोट्स बस उसको क्रैम कर लें और आप जाके एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो जाएँ। बट आई एम हाइली अगेंस्ट दिस क्योंकि आई वुड से कि ये सीएसएस जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, मुकाबले का इम्तिहान है। आप ये देखें कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और वो सब अपनी फ़ील्ड्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और नो डाउट इस स्टेज पे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसकी लर्निंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो अगर आपने 15,000 या 20,000 कैंडिडेट्स में से खुद को स्टैंड आउट करना है, तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप अपने नोट्स जो हैं, वो इस तरह के बनाएँ कि वो आपको एट द एंड रिग्रेट ना करना पड़े। आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ऐसी हों, आप उसमें विजुअल्स ऐसे ऐड करें, आप उसमें फ्लो चार्ट्स बनाएँ, मैप्स बनाएँ, डिफरेंट डायग्राम्स बनाएँ, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में भी होती हैं। आप उसको विजुअली पेपर को इतना बेटर कर दें कि आप दूसरे कैंडिडेट से फिर डेफ़िनिटली स्टैंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और नोट्स आप फर्स्ट आप आई वुड रिकमेंड कि कुछ लोग ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं कि पहले वो अपने डिटेल्ड ज़रा लॉन्गर नोट्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो उनको आइडियाज़ अच्छे से ग्रैस्प हो जाते हैं तो फिर वो फाइनल डे पे अपनी हेल्प के लिए ऐसे करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इस तरह का कुछ ऐसा नहीं किया था कि पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। आई फाउंड इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो मैंने ऐसे किया था कि मैंने जस्ट अपने एक ही नोट्स रखे थे, वही मैंने फाइनल डे की प्रिपरेशन के लिए भी वही रखे थे और एज़ सच एंथ्रो की आपको इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन वो इतनी नहीं करनी पड़ती। जब मेन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा इस सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं करनी पड़ती, जैसे कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए करनी पड़ती है। क्योंकि रिवीजन इज़ द की। जब आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, अभी आप प्रिपरेशन फेज़ में हैं लाइक इट्स द एंड ऑफ मई। अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप देखेंगे विद लेटर ऑन जैसे-जैसे आप सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे, आप दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पहले वाला जो है आपको टोटली आप ब्लैंक हो, आपको भूल चुका है। तो दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जैसे कि आप जनवरी के एंड तक पहुँचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। और सबके साथ ऐसे ही होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग द एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के लिए एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप थॉरली लेक्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप कोई अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, तो आपकी एमसीक्यूज़ वहाँ से प्रिपेयर हो जाएँगे। और इन केस कि अगर आपको फिर भी कुछ एरियाज़ जो हैं वो लैकिंग होते हैं, तो मैंने पर्सनली एक बुक फ़ॉलो की थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज़। तो वो बुक हार्ड फॉर्म में है, वो आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। तो व्हेन यू विल जॉइन माय सेशंस तो मैं आपके साथ उस बुक का इमेज शेयर कर दूँगी, वो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं और उसको ना उसको आप इस तरह से ब्रेक डाउन कर लें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस बुक के 100 पेजेज़ हैं, तो आप डेली बेसिस पे 10 उसके पेजेज़ कर लें कवर और बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी टू क्रैम होता है और बहुत अच्छा आपको परफ़ॉर्म करने में हेल्प करेगा। पास्ट पेपर्स का एनालिसिस
ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके साथ किया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट पार्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का एक सेशन ऐसा था जिसमें हमने ये पार्ट कवर किया है। तो मैं आपको बता दूँगी कि पास्ट पेपर्स में से कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं जो कि इस एरिया से कवर हुए हैं, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि अच्छा इस एरिया से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप उस उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलवेज़ और आप मुझे चेक कराएँ। फिर उसमें जो एरियाज़ लैकिंग होंगे, जहाँ पर मुझे ऐसे लगेगा कि आप इसको बेहतर बना सकते हैं, तो मैं डेफ़िनिटली आपको गाइड करूँगी और इस तरह से आपकी ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस जो है विद टाइम इम्प्रूव होती जाएगी। चलिए अब थोड़ा-सा इसकी तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो अभी आपके लिए टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू वर्ड है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आई वुड एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे डिराइव हुआ है। एंथ्रोपोस मीनिंग ह्यूमन एंड लोगस मीनिंग स्टडी। तो इस तरह से इसका नेम ही जैसे आपको बता रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आप ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हो, फिर ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हो, उनके टाइप ऑफ लिविंग को स्टडी करते हो, उनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसे है उसको स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे बोस्निया में लोग इस तरह से रहते हैं कि ज़ेड-ज़ेडरूगा एक उनका फैमिली सेटअप होता है जहाँ पे वो डिफरेंट ब्रदर्स और सिबलिंग्स एक साथ एक कंबाइंड फैमिली यूनिट में रहते हैं और जो एल्डर सिबलिंग होता है ही हैज़ द मेन डिसीजन मेकिंग पावर्स। इस तरह का सेटअप जैसे आप अपनी फिर इसके अलावा हम जैसे स्टडी करते हैं कि डिफरेंट फॉर एग्जांपल जब इन द पास्ट जब सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इतना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं था डिफरेंट सोसाइटीज़ में, वहाँ पर क्या सेटअप था, लोग इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब्स रहते होते थे, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स रहते होते थे जिसमें कोई ट्राइबल लीडर होता था जिसको चीफ लीडर का नाम भी दिया जाता था और उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी और सारे जो ग्रुप के लोग हैं वो गिविंग हिम द ऑनर, तो वो उसके डिसीजंस को वो भी करते थे, एक्सेप्ट भी करते थे और उनको एक्नॉलेज भी करते थे। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तानी सोसाइटी से रिलेटेड भी जैसे आपकी डिफरेंट डिटेल्स हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाबी कल्चर की बात की जाए तो देयर आर डिफरेंट कास्ट लाइक कोई राजपूत है, तो कोई अराई है, इस तरह की कास्ट हैं। फिर इसी तरह पश्तून कल्चर की हम बात करें तो वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम है। फिर इस तरह से बलूचिस्तान की अलग, इस तरह से ना डिफरेंट कल्चर्स को आप स्टडी करते हैं। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें रिसर्च मेथड्स को आप स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। रिसर्च मेथड्स बेसिकली आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी कोई भी रिसर्च जो है वो उसको कैसे लेके चलोगे, क्या डायरेक्शन दोगे, आपके डेटा की टाइप क्या होगी, या तो वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होगा या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा। फिर डेटा की कलेक्शन के लिए भी आपकी रिसर्च की ओवरऑल क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है कि आपका डेटा कितना अच्छा है, जिसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप सर्वेज़ कंडक्ट कर सकते हो, इंटरव्यूज़ ले सकते हो। इसके अलावा आप क्वेश्चनियर्स ले सक क की तरह कर सकते हो। फिर क्वेश्चनियर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंटरव्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये आप देखो कि ये इस तरह के मेनली कॉन्सेप्ट्स जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में कवर हो रहे होंगे। फिर इसके अलावा फैमिली फैमिली सेटअप से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस होती हैं, लाइक होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं और हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस हैं, कज़न मैरिजेस हैं, इस तरह के डिफरेंट 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 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द मैरिजेस। फिर डिफरेंट थ्योरीज लाइक इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी, इस तरह की थ्योरीज, वो सारी चीज़ें आपकी जब आप लेक्चर को फॉलो करेंगे तो वो इन डिटेल और स्टेप वाइज सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि अभी जिन टर्म्स के मैं नाम ले रही हूँ ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू हैं और आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ या क्या नहीं। वैसे आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक शॉर्ट लेक्चर में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपके सामने सारी डिटेल्स कोई किसी भी सब्जेक्ट की एक्सप्लेन कर सकूँ। बट ये एक ब्रॉडर पिक्चर है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की है, ताकि आपको, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको ये एटलीस्ट पता हो कि इस सब्जेक्ट में है क्या, कि ओवरऑल ये आपको कितना सेफ साइड पे रखेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि इसको सोशियोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इवन उनका टॉपर्स में स्कोर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशियोलॉजी में वो 50 या 51 से ज़्यादा स्कोर नहीं ले जा सके।
तो और वो अभी रिग्रेट भी करते हैं इस डिसीज़न को कि हमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए था। और इन केस अगर मैं दोबारा भी अपनी कोई अटेम्प्ट देना चाहूँ इन द फ्यूचर, तो आई वुड डेफिनिटली गो फॉर दिस सब्जेक्ट वन्स अगैन। क्योंकि ओवरऑल ये सेफ है और आपको ऐसा सब्जेक्ट रखना चाहिए जो कि आपको बाकी कैंडिडेट्स में अमंग द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आपको एक एज दे रहा हो, ताकि फाइनली आपकी एलोकेशन हो जाए अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में। आज तक के लिए यही था मेरा ओवरऑल सेशन। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप हो गई होगी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। इसके अलावा आप जनरली सीएसएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू कैन रीच आउट और आप पूछ सकते हैं। वन बाय वन आप अनम्यूट करके तो क्वेश्चंस पूछते जाएँ और आई वुड आंसर इट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने रिसेंटली 2025 का अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने ऑप्ट किया था। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इस साल का जो पेपर है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। जी, जी। तो मैंने कहा उस हिसाब से पूछना था कि मैंने, क्योंकि सिंधी भी ऑप्ट किया हुआ था, तो सिंधी भी मैंने इस वजह से ही छोड़ा क्योंकि 2023 में मुझे सिंधी में फेल हुआ था मैं। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा अभी जो क्रिटिकल एनालिसिस पे पेपर बन रहा है, तो उस हिसाब से कैसे बंदा इसको लेके चले या क्या करना चाहिए, क्योंकि 2024 में तो इजी इजी बिल्कुल क्वेश्चन जैसे किनशिप पे सवाल आ गया या कल्चर पे। तो हुँ, अगर इन हुँ। दोनों को कंपेयर करें तो 25 वाला थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था पेपर। तो उस पर थोड़ी बहुत। अच्छा, ये आपकी बात से डेफ़िनेटली मैं एग्री करूँगी। अगर आप 2025 का, तो मैंने वैसे इसका पेपर अभी तक गो थ्रू नहीं किया, लेकिन अगर आप 2020 का पेपर देखें, तो 2020 में भी ये हुआ था कि ये पेपर हिट हो गया था। और ये एक चीज़ है कि अगर किसी साल कोई पेपर हिट हो जाता है, तो उस साल जो है वो फिर मार्किंग में ना थोड़ा-सा रिलैक्स आपको रखते हैं, थोड़ा मार्किंग जो है वो थोड़ी ईज़ी कर देते होते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स ये हो कि वो थोड़ा-सा पासिंग रेशियो और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाए। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सीएसएस में बहुत ज़्यादा लक मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। 50% आपकी लक है और 50% आपका हार्ड वर्क है। तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्ज़ैक्टली कि आपका फाइनल में आपके साथ क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि 26 में ये हिट होगा या नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए, तो इसका वो रेशियो कम है। और दूसरा जो आपने जैसे मेंशन किया कि सिंधी में आपका वो पास नहीं हो सके थे, तो अब मेरे ख़्याल से कि आपको लोकल लैंग्वेजेज़ तब रखनी चाहिए जब आपकी ना बहुत ज़्यादा कमांड अच्छी हो लोकल लैंग्वेजेज़ के ऊपर, और आप उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से राइट डाउन कर सको। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ये होता है कि आप बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी इंग्लिश में दे रहे हो, तो इस तरह से आप ये पेपर भी अगर इंग्लिश में दे दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इन केस कोई एग्ज़ाम कोई पेपर हिट हो भी गया है, तो ये फिर कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपने दिया तो है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और आपने क्वेश्चंस को उसी एंगल में और उसी डायरेक्शन में लेके चले और उसको उसी तरह से एड्रेस किया है, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 50 प्लस सॉरी 60 प्लस तो आप जा सकते हैं। तो यह आपकी अपनी परफ़ॉर्मेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने वो सारे क्वेश्चंस सही से प्रिपेयर किए थे और सही से उनको आंसर किया था। तो बाकी सारा अल्लाह ताला से उम्मीद की जा सकती है कि आपका अच्छा स्कोर आ जाए। आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैम आमना? मैंने एमपीटी का पूछना था कि एमपीटी की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, और सुनने में आ रहा है कि ये हर साल और मुश्किल होता जा रहा है और बच्चे इसमें ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो उसका बारे में बता दें मैम, थैंक यू। जी, जी। अच्छा, एमपीटी का इस तरह से है कि एमपीटी नो डाउट आप अगर प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करें तो थोड़ा-सा टफ़ हो गया है। अगर तो आपका ना इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैथ्स पे आपकी अच्छी ग्रिप है ना, तो वो आप देखें कि आप मैथ्स के सेक्शन में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि कोई भी ऐसी प्रिपरेशन बुक ले लें। मैंने एमपीटी के लिए एक बुक फ़ॉलो की थी, एक सर की, उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैं आपके साथ उस बुक का इमेज शेयर कर दूँगी बाद में ग्रुप में।
तो उनकी बुक मैंने फ़ॉलो की थी और उसमें ये था कि हर सब्जेक्ट के ना सेक्शंस बने हुए थे। उर्दू का सेक्शन था, इस्लामियात का सेक्शन था और मैथमेटिक्स का सेक्शन था। और अगर आप इस तरह से करें ना कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ना अब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जैसे कि पाकिस्तान अफ़ेयर्स है और इस्लामियात है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आप एमपीटी की तैयारी भी आपकी साथ-साथ होती जाएगी और कंपल्सरीज़ भी आपके प्रिपेयर होते जाएँगे। तो मैंने पर्सनली ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी। मैंने एमपीटी को कोई बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया था, क्योंकि उसमें जस्ट आपको वो एक वो जो कट है वो आपको बस मीट करना है, उसमें ये नहीं आपको करना कि आपने कोई हाई स्कोर लेना है। और दूसरा ये कि आप अपना मैथ का सेक्शन जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे मैथ्स के आप देखें कि बहुत ज़्यादा बेसिक किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रेशो वगैरह का हो गया और इस तरह की ना बहुत परसेंटेज हो गया, इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। तो वो इस तरह की कोई भी प्रिपरेशन बुक जैसे एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स की जैसे प्रिपरेशन बुक होती है ना, तो इस तरह की प्रिपरेशन बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई और आंसर क्वेश्चन है आपका आमना? नहीं मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, यू आर वेलकम। जी, जी, एमपीटी बुक बाय हाफ़िज़ करीम चुग़ताई, थैंक यू जिस किसी ने भी ये मेंशन किया है। अच्छा, मैं चैट्स में चेक कर लेती हूँ। मायरा नकवी का क्वेश्चन है, मैम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है? लाइक दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस सिमिलर ही लग रहा है, सोशियोलॉजी में भी तो हम कल्चर, सोसाइटी वगैरह ही पढ़ते हैं। जी मायरा, अब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि सोशियोलॉजी में क्या होता है या क्या नहीं होता। लेकिन मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी का बता देती हूँ। सोशियोलॉजी के ड्रॉबैक्स ये हैं कि सोशियोलॉजी ज़रा इतना ईज़ी टू कवर नहीं होता। उसकी थ्योरीज़ अगर आप कवर कर लेते हैं, तो बहुत से बच्चे तो यहीं पर ही मार खा जाते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि थ्योरी अगर आपने कर ली है, तो उसको अप्लाई किस तरह से करना है। और एंथ्रोपोलॉजी में मैंने आपको ये कंपैरिज़न बताया था कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। डेफ़िनिटली दोनों सब्जेक्ट्स में इस तरह से होता है कि आप सोसाइटीज़ और कल्चर को ही प्रिपेयर कर रहे होते हो। लेकिन आपने एट द एंड ये देखना है ना कि आपको आउटपुट कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा दे रहा है। तो जिसमें आपको आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, आपको उसी सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। बाकी सोशियोलॉजी की क्या डिटेल्स हैं, वो तो मैंने कभी ऑप्ट करने का सोचा भी नहीं और ना मैंने उसको चेक किया है। बट एंथ्रोपोलॉजी का जो भी फीडबैक था वो मैंने आपको सारा शेयर कर दिया है। तो आई होप कि मायरा आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सरफराज अहमद का क्वेश्चन है, मैम आई ऑप्टेड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। सरफराज, आप ये किस सब्जेक्ट की बात किस अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं? आपने अभी जो 26 की अटेम्प्ट देनी है, या ऑलरेडी आप इसका पेपर दे चुके हुए हो? आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। अच्छा, आसिया एक यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पूछा हुआ है कि मैम बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए? तो आसिया, आपका जो मर्ज़ी बैकग्राउंड हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप सोशल साइंसेज़ के बैकग्राउंड से आते हैं। अब देखिए, मैं पर्सनली इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड है और उसके बाद मार्केटिंग एंड फाइनेंस में मैंने एमबीए किया है। तो मेरी तो फ़ील्ड कहीं से भी रिलेटेड नहीं है एंथ्रोपोलॉजी से, और एंथ्रोपोलॉजी टोटली मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बिल्कुल न्यू था और मुझे इस सब्जेक्ट का कोई पता भी नहीं था। और ये तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि अच्छा जी, इसमें ये चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। तो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप चीज़ें किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको चीज़ों पे कितनी अच्छी ग्रिप है, या आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हो। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था। जी, जी, बताइए। मैम एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक सेलेक्टेड कोई इसकी स्पेसिफिक बुक से करना चाहिए या फिर ये यूट्यूब से भी कवर हो सकता है? नहीं, नहीं। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ़ एंथ्रोपोलॉजी के लिए नहीं बल्कि मैं ओवरऑल ही आपको ये बताऊँगी कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि तो सिर्फ़ ना आप यूट्यूब की बेसिस पर ही प्रिपेयर करें। और अगर कोई मेंटर आपको ये कहता है ना, तो सबसे पहले आप ये करें कि अपना वो मेंटर चेंज कर लें। क्योंकि बुक्स में आपको जो वे ऑफ राइटिंग मिलेगा और जिस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की बुक से मिल सकती है, वो कभी भी यूट्यूब जो है उसका कभी भी वो कंपैरिज़न नहीं हो सकता।
तो हैवी लैंड और कॉन्ट्रैक्ट की बुक, इसमें इंटरनेशनल ऑथर्स की 2 बुक हैं, वो मैंने फ़ॉलो की थी पर्सनली, और वही अगर इन केस यू जॉइन माय सेशन तो वही बुक्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हुई हैं, और डेली बेसिस पे जो भी आपका लेक्चर होगा, सारा रीडिंग मटेरियल वहीं से आपको रीड करना होगा, और वहीं से आप नोट्स बनाएँ, तो वो आपके बहुत क्वालिटी नोट्स होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, तो आप खुद को ऐसे प्रेज़ेंट करो कि आप स्टैंड आउट कर सको अमंग द रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको आंसर मिल गया? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मैं चैट में देख लेती हूँ और बच्चों ने भी कुछ शेयर किया हुआ था। अच्छा, सरफराज़ अहमद आप ये कह रहे हैं कि आपने 2022 में ये ऑप्ट किया था। अच्छा सरफराज़, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं गया। तो पॉलिटिकल साइंस में वैसे मैंने देखा है कि लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जगह पॉलिटिकल साइंस रखें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर दे सकती है, और सोशियोलॉजी की जगह आप एंथ्रोपोलॉजी रखें, या फिर अगर एंथ्रोपोलॉजी आप नहीं रखना चाहते इन केस, और आपकी किसी लोकल लैंग्वेज पे लाइक पश्तो, सिंधी, जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है उस पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, तो आप वो सब्जेक्ट रखें। लेकिन ये है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा ओवरऑल। अच्छा, आमना ये पूछ रही हैं कि मैम क्रिमिनोलॉजी बेस्ट है या एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट? अच्छा, मेरे तो दोनों ही सब्जेक्ट्स थे, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर बहुत अच्छा है। क्रिमिनोलॉजी में माय स्कोर इज़ 66, तो क्रिमिनोलॉजी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसकी जो थियरीज़ वग़ैरह हैं वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी उसको डिटेल में लेके चली थी कि पहले थियरीज़, और फिर थियरीज़ को जैसे आप ना डेली बेसिस पे जैसे कोई क्राइम हो रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन-सी थियरीज़ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है वो कहीं जाकर चोरी कर रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी इम्प्लीमेंट हो रही है, यहाँ यहाँ पे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी लगाई जा सकती है। तो इस तरह ना आपकी एक तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि साइड बाय साइड इन अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ आपकी एप्लीकेशन भी आपको आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन-सी थ्योरी आप अप्लाई कर लें। फिर पाकिस्तान बेस्ड सिनेरियो आप जितना ज़्यादा प्रेज़ेंट करेंगे पेपर में, तो वो आपको एक और अच्छा एज देगा। जैसे आप लाहौर क्राइम की एग्जांपल दें, क्वेटा की दें, इस तरह से आप जो भी आपके रिसेंटली हाइलाइट्स हुए हैं, जैसे मोटरवे इंसिडेंट था एक एक ज़माने में, वो बहुत फेमस था, उसकी कोई एग्जांपल रिलेट कर दें। फिर आप तो जैसे फिर आप उसको हमारे पीनल कोड के साथ एसोसिएट कर दें कि जी इसमें ये है, तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर दे सकती है। और दूसरा ये कि क्रिमिनोलॉजी के लिए मैंने इसके एमसीक्यूज़ वगैरह ऑनलाइन तो आपको इतने नहीं मिलते, क्योंकि ये भी एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है। तो इसके एमसीक्यूज़ के लिए भी मैंने एक बुक फ़ॉलो की थी, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, और 63 तो मेरा पर्सनल स्कोर था। 63 या 66 आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया मैं मुझे इसमें। लेकिन ये है कि मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं जो कि 75 तक इसमें क्रिमिनोलॉजी में स्कोर ले जाते हैं। तो वो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में दे रहे हो, और ओवरऑल आमना अगर ये आप देखें कि क्रिमिनोलॉजी इन केस अगर हिट हो भी जाता है ना, तो वो इतना बुरा हिट नहीं होता कि आप उसमें फेल हो जाओ या आपका बहुत कम स्कोर हो जाए, तब भी आप 50s की रेंज में तो आई थिंक रह ही जाओगे, अगर आपने अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अहमद कह रहे हैं कि मैम काइंडली मेंशन द ऑथर्स ऑफ द बुक। अच्छा अहमद, अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर ना नीचे रिकमेंडेड बुक्स में मुझे फुल नेम तो अभी याद नहीं है, लेकिन एक हैवीलैंड की बुक है और एक कॉनरैड की बुक है। दीज़ 2 बुक्स आर द वन्स व्हिच आई फॉलोड फॉर माय प्रिपरेशन, और ये इनका ओवरऑल कंटेंट बहुत अच्छा है, और ना ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है कि आप जैसे-जैसे रीड करते जाते हो वैसे-वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती जाती है। तो ये दोनों बुक्स आप फॉलो करें। अच्छा, मायरा नकवी कह रही हैं मैम सीएसएस 24 की अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था और मेरी तैयारी सिर्फ पासिंग मार्क्स की तक थी। आई ऑब्टेन्ड 45 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, तो क्या सब्जेक्ट चेंज करूँ या सोशियोलॉजी के साथ ही 26 में अपीयर हूँ? अच्छा मायरा, ये आपकी अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि आप सोशियोलॉजी अगर दोबारा से ऑप्ट करो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हो। लाइक इन माय केस, मैं टॉपर्स को जानती हूँ जो कि हार्डली 50s की रेंज में स्कोर कर चुकी हैं, और ये ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लिटरली पिछले पास्ट पेपर्स बहुत सालों के निकाल के उनकी भी प्रिपरेशन की थी, और ये वो बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा अपना 100% मोर देन 100% इनपुट देने वाले बच्चे थे, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल
पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे कोई आपको वो फ़ोर्स करने वाली बात नहीं है। आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप जाकर देखिए। अब आपने डेमो सेशन भी ले लिया, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से सब्जेक्ट होता है, क्या इसका होता है। तो आप सोशियोलॉजी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसका तो आपको डेफ़िनेटली आइडिया होगा। तो ये अब आपने कंपेयर खुद करना है कि आपको क्या रखना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन आप ये देखें कि आप ऐसा सब्जेक्ट लें कि जो आपको ना अच्छा स्कोर दे सके, क्योंकि 45 इज़ वेरी लो स्कोर। अगर ये 45 स्कोर तो आपको इतना अच्छा नहीं देगा, आपको ऐश नहीं देगा। स्पेशली अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन एक्सट्रीमली टफ होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाएं जो कि एटलीस्ट आपको 60s और 70s प्लस में तो दे, क्योंकि ऑप्शनल आपको हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो कि आपके ग्रैंड टोटल ओवरऑल स्कोर को बहुत अच्छा कर दे। अच्छा, आईफ़ोन के नाम से एक यूज़र हैं, वो कह रहे हैं कि मैम फ़ीस स्ट्रक्चर बता दें। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर इज़ 5000 फॉर द कंप्लीट सेशन, और इसमें आपके टोटल 4 वीक्स का सेशन होगा, जिसमें आपकी कंप्लीट सिलेबस कवरेज और वो सारी डिटेल्स होंगी जो कि ऊपर मैंने सारा आपको प्रेज़ेंटेशन में गाइड कर दिया था। अच्छा, मोहम्मद अमीर कह रहे हैं कि मैम आई हैव जस्ट पास्ड माय बीबीए 6th सेमेस्टर, व्हिच सब्जेक्ट शुड आई चूज़ फॉर स्पेशलाइज़ेशन दैट विल हेल्प मी इन सीएसएस। अच्छा बच्चे, आप ये देखें कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन कर लें तो वो आपको फ़र्दर सीएसएस में हेल्प करेगी। क्योंकि अब आप देखें कि सीएसएस में तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि जैसे कि आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप बिज़नेस ऐड का एक सब्जेक्ट होता है, वो आपके लिए अच्छा रह जाएगा। और बाकी सीएसएस में ना नॉलेज बेस आप खुद बनाते हो। आपका बैकग्राउंड जो होता है ना, वो पीछे रह जाता है। वो बस आपको एक डिग्री प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आपने नॉलेज बेस आपने ज़ीरो से बनानी है। तो अगर आपका बैकग्राउंड उसके साथ मैच नहीं भी करता, आप चाहे जिस मर्ज़ी बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं अच्छा। बस आप ये है कि अपनी इंग्लिश अच्छी रखें, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत रिफाइंड होना चाहिए, आपके ग्रामेटिकली करेक्ट सब्जेक्ट्स होने सेंटेंसेस होने चाहिए। आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे फ़ोकस करें। और दूसरा ये कि अभी आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉन पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे आप डॉन पढ़ते हो तो उससे भी आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाती है, और आपको ना ज़रा पता चल जाता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये आपको लेटर ऑन सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स वगैरह में काफ़ी हेल्प कर देगा, और इन केस अगर आप आईआर ऑप्ट करते हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो आई वुड से कि आप फ़िलहाल इस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहें, और दूसरा ये कि अपनी स्टडीज़ पे भी फ़ोकस करें। अच्छा, कैसर हुसैन कह रहे हैं कि मैम, व्हाट अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इज़ इट अ सब्जेक्ट टू ऑप्ट और नॉट, आल्सो डज़ इट रिक्वायर एनी बैकग्राउंड? नहीं कैसर, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी नॉलेज बेस खुद बनानी है, आपने बस एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स फॉलो करनी है। और दूसरा ये कि आई एम वेरी सॉरी, मेरा पब्लिक एड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल नहीं था, और मैं आपको कोई भी ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती जिसमें मेरा खुद से कोई नॉलेज ना हो। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आमना, थैंक यू आमना। ओके मैम, शुड वन ऑप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विद पॉलिटिकल साइंस? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है सैयद रहीम शाह का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मैंने जिन लोगों का लॉ का एक बैकग्राउंड है, मैं 2 लोगों को ऐसे जानती थी जिनका लॉ का बैकग्राउंड था, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट किया था। तो मैंने उनसे वैसे पूछा नहीं कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटिकल साइंस आप रखें, आईआर को रहने दें। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अगेन, मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना चाहती, तो आई एम रियली सॉरी रहीम। फ़ातिमा ज़फ़र कह रही हैं, मैम कैन यू नेम द एमसीक्यूज़ बुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी? अच्छा, अभी तो मेरे पास नहीं पड़ी हुई फ़ातिमा एमसीक्यूज़ बुक क्रिमिनोलॉजी की। लेकिन मैं ऐसे करूँगी कि आपने किसी ग्रुप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया होगा ना, मैं वहाँ पे इमेज शेयर कर दूँगी क्रिमिनोलॉजी की बुक का। तो उसके लिए आप यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी की बताई है कि डेली बेसिस पे आप 10 पेजेस कर लें, या फिर आप इस तरह से करें कि इतने को एमसीक्यूज़ डिवाइड कर लें, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कि आपने डेली बेसिस पे इतने करने, 20 करने, 40 करने। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएँगे। इसके अलावा मोर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऐप आती है, यहाँ पे फ़ोन पे आती है, जिसका नाम है सीएसएस मुकाबला ऐप।
ठीक है? आप सब बच्चे जो भी अभी यहाँ पे ऑनलाइन हैं, आप ये ऐप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करें और इस ऐप में इस तरह से है कि हर सब्जेक्ट के आपको सिलेबस मिलेगा, हर सब्जेक्ट के आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे और काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ना आपको ये भी मिल जाएँगे एमसीक्यूज़ भी मिल जाएँगे। जैसे आईआर के और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाक अफ़ेयर इसके तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएँगे एमसीक्यूज़। तो ये आपकी ना प्रिपरेशन में ये ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई हाईली सजेस्ट एवरीवन जो भी अभी यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं कि आप वो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, इस्माइल ख़ान कह रहे हैं कि मैम क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, टाउन प्लानिंग एंड पॉल साइंस। मैम मैंने एंथ्रोपोलॉजी में सीएसएस स्पेशल में मैम 25 ऐप मार्क्स। का नाम दोबारा बता दें। ओके, ये ऐप है सीएसएस मुकाबला ऐप। 1 मिनट मैं कन्फर्म भी कर लेती हूँ, मेरे पास है। जी, आप यहाँ पर जब अपनी ऐप स्टोर पे जाएँगे ना, वहाँ पे आप लिखेंगे सीएसएस मुकाबला ऐप। तो एक लोगो वाला आपको ऐप शो होगी जिस पे मुकाबला लिखा होगा बड़ा-सा ग्रीन कलर में। ये वाली ऐप है जो कि आपने डाउनलोड करनी है। एंथ्रोपोलॉजी में इस्माइल, आई एम सो सॉरी कि आपने इतना कम स्कोर किया है। असल में एंथ्रोपोलॉजी स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम में हिट भी हुआ था और इस वजह से भी इसका स्कोरिंग ट्रेंड लो है। बट 25 मार्क्स ये बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में मेबी एरियाज़ जो हैं वो लैकिंग हैं। लेकिन आपको, मेरा ये ख़्याल है कि आप एंथ्रोपोलॉजी को ही दोबारा ऑप्ट करें और इस दफ़ा आप अपनी प्रिपरेशन ज़रा अच्छी करने की कोशिश करें। और दूसरा, आपने जेंडर स्टडीज़ मेंशन किया। जेंडर स्टडीज़ इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है। टाउन प्लानिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। पॉल साइ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एलोकेशन हुई है। बहुत अच्छे स्कोर के साथ हुई है। इवन लोग 145, 150 तक भी गए हैं। तो पॉल साइ का मैं आपको कहती हूँ कि पॉल साइ रखें एज़ कम्पेयर टू आईआर, इट वुड बी बेटर। अहमद, मैम कैन यू प्लीज़ मेंशन द ऑथर ऑफ द क्रिमिनोलॉजी बुक दैट यू। अच्छा, अम ये बुक हर कोई पूछ रहा है, तो इस बुक का मुझे नाम तो नहीं याद। बेसिकली ये बुक जो थी ये हार्ड फॉर्म में थी। जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी का मेंशन किया था कि मैंने हार्ड फॉर्म में उसकी बुक ली थी, तो ये बुक भी हार्ड फॉर्म में थी और मेरे पास राइट नाउ आई डोंट नो इट्स ऑथर नेम। तो मैं आपको लेटर ऑन के ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। मायरा नकवी कह रही हैं मैम सीएसएस 24 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए में ज़्यादा बच्चे फेल हुए तो 26 में ये ऑप्ट करें या इसकी जगह कोई सब्जेक्ट सजेस्ट कर दें। अच्छा, अच्छा मायरा, बच्चे आप ये देखें कि मैंने सीएसएस 23 का अटेम्प्ट दिया था और अगर आप 23 का पेपर जाके उठा कर देखें यूएस हिस्ट्री का, तो इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ सीएसएस। ऐसा पेपर यूएस हिस्ट्री का मैंने पास्ट जितने भी पेपर्स प्रिपेयर किए थे मैंने कभी नहीं देखा। इतना डिफ़िकल्ट पेपर था और टोटली मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी मुझे नहीं पता था कि मेरा पास होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा स्कोर 50 आ गया था। तो वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुत शदीद हिट हो भी गया है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि आप परफ़ॉर्म अच्छा कर सकते हैं। और स्पेशल सीएसएस में मेरा 65 स्कोर रहा है यूएस हिस्ट्री का, जो कि आई वुड से कि अच्छा स्कोर है क्योंकि यूएस हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा स्कोर देती नहीं होती। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि 70 तक भी चले जाते हैं यूएस हिस्ट्री में, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। तो लेकिन अच्छा, अगर यूएस हिस्ट्री का आप कंपैरिज़न माँगे ना मुझसे कि किसी और हिस्ट्री के साथ किया जाए, तो आई वुड से कि यूरोपियन हिस्ट्री उसमें लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आता है। इवन 80 प्लस में लोग चले जाते हैं। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री का मुझे पर्सनली, मैंने क्यों नहीं यूरोपियन हिस्ट्री रखी थी अपनी दोनों अटेम्प्ट्स में, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लगा था और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था एज़ कम्पेयर टू यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री काफ़ी शॉर्ट है और ये ज़रा प्रिपेयर करना ईज़ी होता है। तो ऑल्दो कि ये मेरी 23 के अटेम्प्ट में हिट भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने स्पेशल सीएसएस के अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया था, क्योंकि मुझे यही था कि आप जब सब्जेक्ट चेंज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ीरो से एफर्ट पुट करनी पड़ती है और मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था, तो मैंने यूएस हिस्ट्री को ही दोबारा रखा। तो ये अब आप देखें कि अगर इसकी जगह आपने कोई सब्जेक्ट आप बहुत ज़्यादा विलिंग है चेंज करने के लिए, तो आई वुड से कि आप यूरोपियन हिस्ट्री को सजेस्ट को रखें। इंग्लिश कॉम्पोजिशन बाय जे.डब्ल्यू. शॉ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अच्छा मैम, नेटवर्क स्लो की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। इस्माइल, आई डोंट नो कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। या तो आप ऐसे करें कि अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। मुझे थोड़ी-सा समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं। अच्छा, ज़ैन ज़ुल्फ़िकार कह रहे हैं फॉर समवन हू हैज़ सेलेक्टेड सच सेट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच हैव ऑप्शनल दैट डोंट ओवरलैप विद एंथ्रोपोलॉजी शुड इट विल स्टिल बी ऑप्टेड फॉर इंस्टेंट माय ऑप्शनल्स आर।
एनवायरमेंटल साइंस व्हाट शुड बिकॉज इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, आप ये देखें जैन, इस तरह से होता है कि आप हर जो भी ग्रुप्स बने होते हैं उनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो आई थिंक एनवायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज़ ये एक ग्रुप में है, ठीक है। और ब्रिटिश हिस्ट्री तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में आ जाएगी। टाउन प्लानिंग का मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन से ग्रुप में फॉल करती है। तो आप देख लें कि आप इस तरह से सेलेक्ट करें अपने ऑप्शनल्स, अभी से ही अपने ऑप्शनल्स अगर आप सेलेक्ट कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा आगे जाके, क्योंकि फिर एमपीटी के बाद आपने अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट कराने होते हैं और उसमें आपने डिटेल्स देनी होती हैं। तो आप अगर आपकी एंथ्रो वाले ग्रुप में आपने कोई और नहीं ग्रुप सब्जेक्ट से वो सिलेक्ट किया हुआ, तो आई वुड से कि आप एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट करें। कैसे करें, नो वरी मैम, मेरे एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉल साइंस, ठीक है, स्पेशल सीरीज में 25। जी जी, इस्माइल खान, आपके ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। जेंडर स्टडीज़ बहुत अच्छा स्कोर देता है, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये सब बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं बच्चे। बस आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप हार्ड वर्क करें थोड़ा सा, आप राइट डायरेक्शन में जाएं, राइट मेंटोर को चूज़ करें, और आप ना क्वालिटी बुक्स के साथ अपने नोट्स बनाएं, और ख़ुद को एक्सक्यूज़ मी, अपना राइटिंग एक्सप्रेशन आप बेहतर करने की कोशिश करें, तो आप डेफ़िनेटली अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। कि जो आपने सब्जेक्ट्स बताए हैं ऊपर, ये सारे बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर इंशाल्लाह लेके जाएँगे नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि चूंकि मैं केपी से बिलोंग करती हूँ तो मैं पीएमएस केपी में भी अपेयर हो रही हूँ और सीएसएस भी देना चाह रही हूँ। जी। तो मैम पीएमएस से मैंने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, यूएस हिस्ट्री है और फिलोसफी है। हुँ। लेकिन जो सीएसएस है उसके अंदर यूएस हिस्ट्री चूंकि स्कोरिंग नहीं है तो मैं उसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ विद सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और जर्नलिज्म। तो चूंकि मैम मेरे सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी लेंथी हैं तो मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा। जी नूर, आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करें, और वो इसलिए मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करी कि मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो इस वजह से मैं आपको फ़ोर्स करूँगी कि एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन क्योंकि आपने खुद ही अपना इशू बता दिए कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत लेंथी हैं, तो एज़ आई मेंशन बिफोर, अगर आप लेक्चर में प्रेजेंट थी, कि ये सब्जेक्ट आपका आप विद इन 7 डेज़ भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये ईजी टू ग्रैस्प है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो ओके जाती मैम, है। मैंने जो सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है गॉर्डन हैंड की सारी बुक, मतलब आई रेड इट बिफोर इन माय अंडरग्रेड। तो हम्म। व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब मुझे ऑल टुगेदर स्टार्ट करना पड़ेगा सिरे से कि मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी मुझे समझ आएगी या नहीं आएगी? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, अच्छा, एज़ फ़ार एज़ अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न्ड, तो नूर, आई वुड से कि अंडरस्टैंडिंग का इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा, इट इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। बट इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी एंड यू हैव स्टडीड इट एट योर अंडरग्रेड लेवल, तो फिर आप देख लें कि आप क्या करना चाहती हैं, क्योंकि वो फिर ये होगा कि आप अपना लक फैक्टर जो है वो आपका ज़्यादा उसमें यूज़ हो रहा होगा, कि आप देखें कि आप कितना स्कोर ले जा सकती हैं, क्योंकि मैम कोर्स सोशियोलॉजी। किसका शॉर्टर है? सॉरी? कोर्स किसका शॉर्टर, कम कोर्स किसका है? शॉर्टर कोर्स इज़ डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी का है, और एंथ्रोपोलॉजी में ना आप ये देखें कि इसके थ्योरी सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, और अच्छा। बाकी सारी चीज़ें लाइक फैमिली का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये रिसर्च मेथड्स का कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत हर किसी के फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं बहुत इजीली। तो एंथ्रोपोलॉजी तो मैं उसको ज़्यादा वेटेज दूंगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अच्छा तंजीला, आप कह रही हैं कि आई यू ऑप्टेड ब्रिटिश हिस्ट्री बट यू वर सजेस्टेड यूएसए हिस्ट्री। अब ये देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आपने ब्रिटिश हिस्ट्री अगर ऑप्ट की है तो आपने उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री अच्छा स्कोर दे देती है, और ये इस तरह से हिट नहीं होती जैसे कि यूएस हिस्ट्री हिट हो जाती है, क्योंकि यूएस हिस्ट्री का हिट होने का एक सिक्लिकल पैटर्न है, जैसे कि 2023 में ये बहुत बुरा हिट हो गई थी, लेकिन फिर जब सीएसएस स्पेशल आया तो उसमें ये थोड़े ईजी एग्ज़ाम था। अब 24 की अगर आप अटैम्प्ट देखें रीसेंट जो थी, उसमें भी एज़ सच इतना कोई मुझे मुश्किल नहीं लगा, और 25 में भी ओवरऑल अच्छा ही ट्रेंड शो कर गई थी। तो आप ये देख लें कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है। ओके। अच्छा, आईफ़ोन है कोई यूज़र नेम जो कि कह रहे हैं कि मैम साइकोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल कैसा रहेगा?
तो आई एम सॉरी आईफ़ोन, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि लेकिन मैंने काफ़ी लोगों का सुना है जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता और उनकी एज़ सच कोई डिग्री वगैरह नहीं होती इसमें, बट स्टिल दे परफॉर्म गुड इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी ऑप्ट करें तो आप ये देख लें कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो आप सब्जेक्ट हमेशा ऐसा रखें कि जिसमें आपकी ओवरऑल ग्रिप अच्छी हो और आप एंड में पछता ना रहे हो कि आपने क्या रख लिया और आपको कोई चीज़ समझ ही ना आए। तो आप दूसरों के कहने पर ना चलें। आई वुड अगेन से कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेके चलें कि आप खुद कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। आप खुद को अपने से ज़्यादा बेहतर आप कोई और इवैल्यूएट नहीं कर सकता। तो आई वुड अगेन से कि अगर आपको लगता है यू कैन परफॉर्म बेटर इन साइकोलॉजी, गो थ्रू इट्स सिलेबस दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एफपीएससी ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, एंड इफ यू थिंक सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर, देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इट। और किसी भी सब्जेक्ट इवैल्यूएशन के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक ये भी होती है दैट यू शुड गो थ्रू द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आप यू कैन एनालाइज़ बेटर कि क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। आमना कह रही है मैम, आई थिंक इफ अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी डन सोशियोलॉजी देन एंथ्रोपोलॉजी इज इजी फॉर देम बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ह्यूमन एंड सोसाइटी। यस आमना, यू आर राइट, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू कल्चर्स, ह्यूमन बींग्स, देयर स्टडी, इकोनॉमी एंड things like that. And but ये है कि sociology is relatively difficult as compared to anthropology. This is my personal take on it, but everyone can have a different opinion. तो I don't think so कि ये आप अपने अगेन आई वुड से कि आप खुद को इवैल्यूएट करें, जैसे कि मायरा नकवी भी आपके साथ एग्री कर रही हैं। बट अगेन यू शुड इवैल्यूएट योरसेल्फ दैट वेयर डू यू स्टैंड एंड इन व्हिच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर। जी, एनीवन एल्स? अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड एंड दिस सेशन। जी, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग मी। तो इंशाल्लाह अगर आप सेशन ऑप्ट करते हैं तो दोबारा मुलाकात होगी। और अवैस का कोई क्वेश्चन है मैम, क्रिमिनोलॉजी नाइट डेज़ में प्रिपेयर हो गया है? सॉरी अवैस, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई डिडंट गेट इट। मायरा नकवी कह रही हैं कि मैम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी मायरा नकवी, आप जिस ग्रुप के थ्रू आई थी, सर अल्ताफ़ हुसैन का पेज है ऑन द इंस्टाग्राम, ऑरा ऑफ अल्ताफ़ हुसैन, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपन खुद को रजिस्टर करा सकती हैं। एंड जहाँ तक मेरे से कांटेक्ट करने का लिंक है तो वो सर आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे, या फिर जिस ग्रुप के थ्रू आपको पता चला था कि आज डेमो सेशन हो रहा है, उस ग्रुप के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अपडेट क्या होगी एज़ फार एज़ आवर सेशन इज़ कंसर्न्ड। मरियम मरियम कह रही है मैम, हाउ यू प्रिपेयर योर इंग्लिश? अच्छा मरियम, ये डिपेंड करता है कि आपकी अभी करंट लेवल इंग्लिश का क्या है, आपकी इंग्लिश पे कितनी ग्रिप है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह कितना करेक्ट है। तो मुझे इन चीज़ों का कोई इशू नहीं था, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ग्रामर वगैरह का इशू तो मैंने इस तरह का कोई नहीं किया था। लेकिन ब्रेन एंड मार्टिन की एक बुक है ग्रामर की, जो कि लोग बेसिक ग्रामर जिनकी ठीक नहीं होती उसको करेक्ट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि आप उस बुक को फ़ॉलो कर लें इन केस अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रही हैं और अपनी ग्रामर वगैरह सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट करना चाह रही हैं, तो रेन एंड मार्टिन की रेड कलर की बुक आती है ग्रामर की, तो आप वो कंसल्ट करें। वो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और उससे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अवैस कह रहे हैं हाउ मेनी डेज़ डू यू रिक्वायर टू कंप्लीट क्रिमिनोलॉजी? अच्छा अवैस, क्रिमिनोलॉजी इस लिहाज से चैलेंजिंग है कि इन केस कि अगर आप इसकी कोई मेंटोरशिप वगैरह नहीं ले रहे, तो आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी की कोई एक बुक नहीं है जिसको आप फ़ॉलो करें और आप कहें कि इसकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी आपको चंक्स में प्रिपेयर करनी पड़ती है। यू हैव टू कंसल्ट डिफरेंट सोर्सेज, आपको थेरीज कहीं कोई कहीं से प्रिपेयर करनी है, कोई कहीं से प्रिपेयर करनी है, ऑनलाइन डेटा लेना है। तो इस सब्जेक्ट में ना थोड़ी इस लिहाज से स्ट्रगल हो जाती है।
तो अगर आप मेरा पूछें तो मैंने क्रिमिनोलॉजी पर्सनली 15 डेज़ में प्रिपेयर कर लिया था, और बाकी ये स्टूडेंट की अपनी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, तो उसकी बेसिस पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी, आमना भी जैसे कह रही हैं कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, तो ये आपकी अपनी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट सेकेंडली ये चीज़ भी मैटर करती है कि अगर आपको कंप्लीटली इसकी गाइडेंस किसी एक बुक से नहीं मिल रही, तो यू हैव टू कंसल्ट मल्टीपल सोर्सेज़ फॉर क्रिमिनोलॉजी। लेकिन अगर आपका कोई मेंटर है क्रिमिनोलॉजी के लिए, तो इट गेट्स वेरी ईज़ी टू फॉर यू, तो उसके उस तरह से आपका ओवरऑल सेटअप काफ़ी अच्छा बन जाएगा। बाकी आप देख लें कि आपको किस तरह से मिलता है, लेकिन स्कोर वगैरह ये सब्जेक्ट अच्छा देते हैं, और पर्सनली मेरा इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। Anyone else? बिलाल मीमन कह रहे हैं कि गाइड बुक्स रेफ़र करना कैसा है? आई डोंट नो कि आप कौन-सी गाइड बुक्स की बात कर रहे हैं। अगर तो आप ये उन बुक्स की बात कर रहे हैं कि जिसमें बने-बनाए आपको नोट्स मिल जाते हैं, या फिर उस तरह की कोई बुक्स हैं, तो देयर इज़ अ बिग नो फॉर दैट। क्योंकि मैंने जैसे लेक्चर में पहले भी, अगर आप प्रेज़ेंट थे, तो मैंने ये मेंशन किया था कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मुकाबले का इम्तिहान है। आपको 15,000 कैंडिडेट्स में से स्टैंड आउट करना है, तो इस तरह के शॉर्टकट्स यूज़ करके आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका कंटेंट जो है वो एक क्वालिटी कंटेंट है, आप जो भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं उसकी आपको थॉरो नॉलेज है, और आपको पता है कि आपने चीज़ें किस डायरेक्शन में लेके चलनी है। तो इस तरह की शॉर्टकट्स यूज़ करने से आई डोंट थिंक सो कि आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, बिलाल। जी, एनीवन एल्स? अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है, तो हम ये सेशन एंड कर देते हैं, क्योंकि